तो व्हाट इफ का जो 7th एपिसोड था वो था पार्टी थॉर के ऊपर। और जैसा कि इसका नाम हमें सजेस्ट कर ही रहा है कि ये एपिसोड पिछले एपिसोड की तरह इतना ज़्यादा डार्क नहीं था, ना ही इसमें हमें कोई खतरनाक किस्म की अपने सुपर हीरोज की डेथ देखने को मिली, बल्कि ये एपिसोड जो है फुल ऑफ ईस्टर एग्स था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने अलग अलग लोगों को देखा जिनको हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था एक व्हाट इफ के एपिसोड में देखने के लिए। सो गाइस, दिस इज पीट टैगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ व्हाट इफ के एपिसोड 7 का ब्रेक डाउन। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये व्हाट इफ की जो ये वाली कहानी शुरू होती है तभी होती है जब थॉर के इवेंट्स हो रहे होते हैं। जब जेन फोस्टर जो है वहाँ पे डार्सी लुइस के साथ वहाँ पे उस वैन के अंदर इंतजार कर रही होती है किसी एलियन हलचल का, तो तभी उन लोग को एक पोर्टल के बारे में पता चलता है कि कोई चीज़ जो है स्पेस से इनकी तरफ आ रही है। लेकिन जैसा कि हमने देखा था कि हमारी थॉर मूवी के अंदर थॉर जो है सीधा आके अकेला लैंड करता है, वो भी न्यू मैक्सिको के अंदर। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे थॉर जो होता है वो सीधा का सीधा जो है लास वेगास के एक बड़े से कसिनो के बीच में आके खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर के साथ उसके वॉरियर्स 3 भी मौजूद होते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल थॉर हमें एक अलग ही रूप में नजर आ रहा है। मतलब वो बिल्कुल यंग है, चार्मिंग है, बिल्कुल चिकना हुआ है और उसको यहाँ पे पार्टी करने का बहुत ज्यादा शौक है। और इसी वजह से वो न्यू मैक्सिको के अंदर नहीं बल्कि लास वेगास के अंदर है, जो कि अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा बड़ी जगह मानी जाती है पार्टी करने के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली हमें यहाँ से वॉचर कहानी सुनाना शुरू करता है कि इस थॉर के साथ क्या क्या चेंजेस हैं जिस वजह से इतनी ज्यादा पार्टी वगैरह करने में लगा हुआ है। और हमें पता चलता है कि दरअसल इसके अंदर जो सारा का सारा नेक्सस पॉइंट था जिसकी वजह से सब कुछ चेंज हुआ है वो ये था कि यहाँ पे जब ओडिन को लोकी मिला था बचपन के अंदर, तो लोकी को उन्होंने पालने के बजाय उसको वापसी कर दिया था फ्रॉस्ट जायंट के हवाले, जिससे उनके बीच एक अच्छी गुडविल भी बन गई थी और दोनों की जंग भी खत्म हो गई थी। लेकिन इसके जरिए अब जैसा कि थॉर के पास उसका भाई लोकी मौजूद नहीं था उसको तंग करने के लिए, तो थॉर का जो पूरा का पूरा बचपन है वो एक अलग ही तरीके से शेप हुआ और थॉर अब बहुत ही ज्यादा चार्मिंग किस्म का पार्टी लवर इंसान बन चुका है, जो कि असली दुनिया में वो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि असली दुनिया में ये सब करने के लिए लोकी मौजूद था और वो उससे चिढ़ता रहता था। लेकिन अब थॉर जैसा कि यहाँ पे मौजूद है तो वो बिल्कुल एक पार्टी लवर बन चुका है। अब इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एसगार्ड के ऊपर, जहाँ हम देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ओडिन जो है वो अपनी ओडिन स्लीप के अंदर जा रहे हैं। और अब जैसा कि ओडिन सो रहे हैं यहाँ पे, तो फ्रीगा फैसला करती है कि अब उसके पास टाइम है, वो अपनी दोस्तों के साथ जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी। और इस तरह वो थॉर को बोलती है कि तुम जो हो यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी गड़बड़ी नहीं करने वाले हो और ना ही तुम कोई पार्टी शार्टी करने वाले हो। तो हम देखते हैं कि थॉर पहले अपनी माँ से यहाँ पे झूठ तो बोल देता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, लेकिन अगले पल फ्रीगा यहाँ पे उसको ये भी बताती है कि यहाँ पे हेमडाल मौजूद है जो तुम्हारे पर नजर रखेगा। तो तभी थॉर बताता है कि वो एक ऐसे प्लेनेट के ऊपर जाएगा जिसको हेमडाल भी नोटिस ना करे। और हम देखते हैं कि वो बेसिकली फैसला करता है कि वो लोग यहाँ से मिडगार्ड के ऊपर जाएंगे और वहाँ जाके बेसिकली अपनी पार्टी करेंगे। अब इसी बीच हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे जब अपना सारा का सारा प्लान यहाँ पे वॉरियर्स 3 को सुना रहा होता है तो वो ओडिन की वॉर्ल्ड के अंदर जाता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ओडिन के वॉर्ल्ड के अंदर वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी रखा हुआ है, जिस तरह हमने थॉर की फर्स्ट मूवी के अंदर देखा था। लेकिन अगर आपने इस वाले इन्फिनिटी गॉन्टलेट के ऊपर गौर किया हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट शायद हो सकता है कि ये असली वाला इन्फिनिटी गॉन्टलेट हो, क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये उल्टे हाथ का इन्फिनिटी गॉन्टलेट है, जबकि जो ओडिन वाला फेक इन्फिनिटी गॉन्टलेट था वो सीधे हाथ का था। और हम जानते हैं कि थैनोस ने जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट इस्तेमाल करा था वो भी उल्टे ही हाथ वाला था। लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि बेसिकली थॉर यहाँ से अपने सारे के सारे लोगों को जमा करके सीधा लास वेगास में पहुंचता है। और वो यहाँ सिर्फ अकेले नहीं पहुंचता है बल्कि सारे के सारे दूसरे एसगार्डियंस, जिसमें हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एग्जीक्यूशनर को भी उसने यहाँ पे बुला लिया है, जिसको हमने थॉर रैग्नारॉक के अंदर देखा था। इसी तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली अलग अलग पूरे के पूरे एलियंस आ चुके हैं और थॉर ने एक इंटरगैलेक्टिक पार्टी अरेंज करी है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें पूरी की पूरी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम नजर आ रही है, जिसमें हम ड्रैक्स को देख सकते हैं, हमने रॉकेट रकून को देखा यहाँ पे। इसके अलावा हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा स्क्रल्स को देखा जो कि थॉर के साथ यहाँ पे काफी ज्यादा तफरी कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने यहाँ पे हॉवर्ड द डक को भी देखा। इसके अलावा यहाँ पे हमें ग्रैंड मास्टर भी नजर आया, उसकी असिस्टेंट टोपेज भी नजर आई, नेब्यूला भी नजर आई हमें। यानी यहाँ पे जितने भी स्पेस कैरेक्टर्स हमने आज तक देखे हैं एमसीयू के अंदर वो सारे के सारे लोग हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और मजेदार बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ग्रैंड मास्टर ही जो है वो पूरे की पूरी पार्टी का डीजे बना हुआ है। अब इससे हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ से लेडी जेन फोस्टर जो है थॉर के पास आती है उससे बातचीत वगैरह करने के लिए, क्योंकि उसके मुताबिक एक पिछले दिनों को एक प्लेनेट था छोटा सा जिसकी तबाही के बारे में इन लोगों ने सुना था। और उसकी तबाही की वजह ये थी कि बेसिकली थॉर अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे पार्टी कर रहा था और उस वजह से उन्होंने पूरे के पूरे प्लेनेट को बर्बाद कर दिया। तो अब इन लोग को इस बात का डर है कि थॉर अब जैसा कि यहाँ पे सारे के सारे एलियंस को लेकर पार्टी करने के लिए आ चुका है तो ये लोग अर्थ को भी इस तरह से बर्बाद ना कर दें। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि थॉर यहाँ पे जो है जेन फोस्टर की ऐसी ऐसी तारीफें करता है कि वो तो भूल ही जाती है कि वो उसको यहाँ पे रोकने के लिए आई थी और उल्टा वो भी उसके साथ यहाँ पे पार्टी के अंदर लग जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग हमें नजर आ रहे थे पार्टी के अंदर, जहाँ पे हम कॉर को देख सकते हैं, मीक को देख सकते हैं, हम वेलकरी को देख सकते हैं, इसके अलावा हम लेडी सिफ को देख सकते हैं, ड्रैग द डिस्ट्रॉयर को देख सकते हैं। और यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की जबरदस्त पार्टी चल रही है। लेकिन इसी तरह हम अगले दिन शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लोग सारे के सारे एक होटल के अंदर थक हार के सो रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे अगले पल जेन फोस्टर के सारे फोन बजना शुरू हो जाते हैं और जब वो उनको आंसर नहीं करती तो उनके डोर के ऊपर भी नॉक होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि दरअसल शील्ड के लोग पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि डॉक्टर फोस्टर ने उनको पहले बताया था इस तरह से कि एक एलियन हमला इनके ऊपर होने वाला है और अब वो उसी के हवाले से इसके पास यहाँ पे आए हैं।
और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रमलो मौजूद है, जो कि आप जिसको क्रॉस बोन के नाम से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, जिसको हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और सिविल वॉर मूवी के अंदर देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मारिया हिल आती है, जो कि इस वक्त एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ शील्ड है, और वो ये बताती है कि इस वक्त वो एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ शील्ड क्यों है, क्योंकि कल रात जब निक फ्यूरी जो है थॉर से बातचीत करने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे कॉर्ग उनको इतनी जोर की टक्कर मारता है खेल खेल के अंदर कि वो इस वक्त बेहोश पड़े हुए हैं, और इसलिए मारिया हिल ने सारा का सारा कमांड संभाला हुआ है। इसी तरफ देखते हैं कि वो लोग यहाँ से जेन फोस्टर को अपने साथ हेली कैरियर के ऊपर लेकर जाते हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है कि ये पूरा का पूरा पार्टी वाला माहौल जो है वो पूरी की पूरी दुनिया में फैल रहा है। मतलब थॉर अपने एलियन दोस्तों को लाते ही जा रहा है और वो लोग हर जगह पे हर किस्म से अलग अलग पार्टीज कर रहे हैं और वो लोग रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहे हैं। और अब उनका जो अगला बड़ा इवेंट होने वाला है पार्टी का, वो दरअसल पेरिस के अंदर होने वाला है। लेकिन वहीं से मारिया हिल बोलती है कि ठीक है बस बहुत हो चुका है, अब इसको रोकने का एक आखिरी तरीका है जिसके लिए हमें अपना लास्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल करना होगा। और हम देखते हैं कि वहीं पे रमलो बेसिकली एक ब्रीफ केस लेकर आता है, तो वहीं से जेन फोस्टर समझती है कि ये किसी किस्म का कोई मिसाइल वगैरह है या कोई न्यूक्लियर डिवाइस है, तो वो यहाँ पे साफ मना करती है कि हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे हाथ पे कोई एलियन आया है तो हमें उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा ताकि दूसरे एलियंस को ये पता हो कि हम लोग जो है एलियन फ्रेंडली हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि दरअसल उस ब्रीफ केस के अंदर कुछ और नहीं बल्कि एक बीपर मौजूद होता है, और ये वही कैप्टन मार्वल वाला बीपर है जिसको हमने ऑलरेडी एमसीयू के अंदर देखा हुआ है। और ये लोग बेसिकली अब जो है यहाँ पे कैप्टन मार्वल को बुला रहे हैं क्योंकि वही जो है थॉर को रोक सकती है। अब इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं थॉर के पास, जो यहाँ पे पेरिस के अंदर मौजूद है, और यहाँ पे भी वो बिल्कुल पार्टी कर रहा है। और अब आप देखें तो यहाँ पे हमें आयशा नजर आ रही है, जो कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के पार्ट 2 के अंदर उसकी विलन थी। इसके अलावा हम यहाँ पे देखें तो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे फ्रॉस्ट जायंट भी जो है इस पार्टी के अंदर आए हैं। और हम देखें तो यहाँ पे फ्रॉस्ट जायंट के अंदर लोकी जो है वो उनका प्रिंस बना हुआ है, क्योंकि जैसा कि अब ओडिन ने तो लोकी को पाला नहीं, तो जब उसको जो है वहाँ पे योतुनहेम के अंदर पाला गया तो वो वहाँ का राजा बना हुआ है। और अगर देखें तो यहाँ पे जो फ्रॉस्ट जायंट का लुक दिया गया है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है कॉमिक्स से, मतलब वो यहाँ पे वाकई में जायंट्स लग रहे हैं, उनका ब्लू कलर बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म का लग रहा है जिस तरह कॉमिक्स में होता है। क्योंकि हमने जो थॉर मूवी के अंदर फ्रॉस्ट जायंट्स को देखा वो मुझे कहीं से भी कभी जायंट्स नहीं लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे फ्रॉस्ट जायंट का जो लुक दिया गया है वो बहुत ही अच्छा दिया गया है। लेकिन इसी तरह देखें कि थॉर और लोकी यहाँ पे आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं अपनी फ्रेंडशिप वगैरह के बारे में, तो वहीं से अचानक उनका एक बूम की आवाज आती है, और हम देखते हैं कि वो बूम के साथ कोई और नहीं बल्कि कैप्टन मार्वल हैं, जो कि इनको रोकने के लिए यहाँ पे आई होती हैं। अब इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली कैप्टन मार्वल यहाँ से थॉर को जाने के लिए कहती है, लेकिन थॉर इतनी आसानी से चले जाए ये हो नहीं सकता है। तो वहीं पे इन दोनों के बीच एक जबरदस्त किस्म की फुल ऑन फाइट शुरू हो जाती है। अब अगर इस फाइट की बात करें तो ये फाइट ऐसी थी जो कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करी थी कि हम कभी लाइव एक्शन में देखेंगे, मतलब कैप्टन मार्वल वर्सेस थॉर, ये तो एक जबरदस्त किस्म की फाइट होने वाली जिसके अंदर हम इसका बात का फैसला कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन हम देखेंगे कि ये फाइट का जो लेवल था ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, मतलब एक एक पंच के अंदर थॉर के या कैप्टन मार्वल के वो दोनों एक दूसरे को स्पेस के अंदर फेंक रहे थे, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर उठा के फेंक रहे थे, मतलब वो सीधा पेरिस से यूनाइटेड किंगडम चलेगा, यूनाइटेड किंगडम से सीधा जो है हाईवे डेजर्ट के अंदर सीधा चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा एनॉर्मस है और इन दोनों का मुकाबला वो बिल्कुल टक्कर का है। लेकिन अगर इस ओवरऑल फाइट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कैप्टन मार्वल जो है वो थॉर को ओवर पावर कर रही थी, क्योंकि बेसिकली थॉर अपनी लाइटनिंग का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है उनके ऊपर, और वो जो है लाइटनिंग को सारी की सारी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, क्योंकि कैप्टन मार्वल की सबसे बड़ी पावर यही है कि वो सारी की सारी एनर्जीज को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसको रीडायरेक्ट कर सकती हैं, और इसी तरह वो यहाँ पे थॉर के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इस फाइट के अंदर हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि यहाँ पे कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे ये अंदाजा जरूर हो जाता है कि यहाँ पे दोनों ही इक्वल पावर्ड हैं, जहाँ पे थॉर उसको गिराने के बाद अपना हैमर उसके ऊपर रख देता है, और वहाँ पे बेसिकली वो उसको जो है पार्टी पूपर कहता है सबके सामने, जिस वजह से सब उसका जो यहाँ पे बेसिकली मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि वो यहाँ पे पार्टी को बर्बाद कर रही है। अब इस तरह हम देखते हैं कि मारिया यहाँ से कैप्टन मार्वल की क्लास लेती है और कहती है कि तुम तो हमारी में से सबसे बेस्ट होने वाली थी। निक फ्यूरी ने बताया था कि तुम 10 न्यूक्लियर मिसाइल्स के बराबर हो, तुम यहाँ पे हार कर आ रही हो। अगर मैं अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करूँ तो मैं पूरे के पूरे प्लेनेट के अंदर एक होल क्रिएट कर सकती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ वर्थ इट है, और उसके जरिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैटेलिटीज़ भी होने वाली हैं। तो वो लोग यहाँ पे इस बात का फैसला करते हैं कि अब वो थॉर से अगली बार वहाँ मुकाबला करेंगे जहाँ पे कोई भी लोग मौजूद ना हो, जिसके लिए वो लोग नॉर्थ डकोटा का फैसला करते हैं, जो कि बर्फ से ढकी हुई एक पूरी ज़बरदस्त पहाड़ी जगह है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर जो है वो लेडी जेन फोस्टर से बात कर रहा होता है, और जेन इसी बात से उससे पूछती है कि तुमने जो आखिरी बार प्लेनेट के ऊपर गए थे क्या तुम लोगों ने उसको डिस्ट्रॉय करा था। तो थॉर कहता है कि नहीं, हमने उसको डिस्ट्रॉय नहीं करा था, बल्कि वो तो ऑलरेडी खत्म ही होने वाला था, बस हमने उसकी खत्म होने में हेल्प करी थी और कुछ नहीं। अब इसी तरह हम देखें तो यहाँ पे अलग जबरदस्त किस्म से पार्टी चल रही है, जहाँ पे सारे के सारे लोग आउट ऑफ कंट्रोल हुए हुए हैं। वहाँ पे फ्रॉस्ट जायंट जो हैं वो पूरे के पूरे फेरिस व्हील को घुमा के वहाँ से निकाल देते हैं और वो अपने खेल तमाशों में लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर यहाँ हम देखें तो हमें यहाँ पे सर्टर भी नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ खड़ा हुआ है और उसको पटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आग की गर्मी के चक्कर में वो पूरा का पूरा स्टैचू टूट जाता है। वहीं पे फ्रॉस्ट जायंट जो है वो माउंट रशमन के ऊपर आके सारे के सारे प्रेसिडेंट्स की शक्लें बिगाड़ रहे हैं। वहीं पे सर्टर जो है उसको पता नहीं है कि वो इतना बड़ा है कि वो एक बहुत बड़े से टावर के ऊपर आके टकराता है, जिससे पूरे के पूरे शहर की बिजली चली जाती है। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहाँ पे बेसिकली थॉर जो है यहाँ पे एक और अजूबे के ऊपर आके स्लाइड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब वो उसके ऊपर स्लाइड कर ही रहा होता है तो वहीं से कैप्टन मार्वल आके उसको अपने साथ ले जाती है।
और बेसिकली वो लोग उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनका अगली फाइट होने वाली है। लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि जेन को ख्याल आता है कि बेसिकली अगर थॉर और लोकी मौजूद है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्रिगा यानी उनकी मदर भी मौजूद होगी या उनका फादर ओडिन होगा, और सबसे बढ़ के हेमडाल तो मौजूद होगा ही जो कि हर चीज को देखता है। तो इसलिए वो यहाँ पे जो है एरिक सेल्विक की मदद से एक स्कैनर बनाती है जिसकी वो रेंज को बहुत ज्यादा बड़ा कर देती है, और अगली बार वो जोर से हेमडाल का नाम चिल्लाती है जिसके जरिए हेमडाल उसको सुन सके। और हम देखते हैं कि हेमडाल बेसिकली उसको सुनता है और अपने पास एसगार्ड के ऊपर बुला लेता है, जहाँ पे लेडी जेन फोस्टर जो उसको सारा का सारा सीन बताती है कि इस वक्त के ऊपर क्या चल रहा है और थॉर इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। तो तभी यहाँ से लेडी जेन फोस्टर को वहाँ पे जो है फ्रिगा के पास भेजता है जो कि यहाँ पे थॉर की क्लास लेने के लिए आ रही होती है। अब इसी तरह हम देखेंगे अर्थ के ऊपर अगर यहाँ पे कैप्टन मार्वल और थॉर के बीच जब लड़ाई शुरू ही होने वाली होती है और शील्ड वाले जब यहाँ पे पूरा का पूरा न्यूक्लियर मिसाइल मार के सब कुछ खत्म करने ही वाले होते हैं तो अचानक यहाँ पे फ्रिगा इन दोनों के बीच में आ जाती है। अब थॉर अपनी माँ से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरता है, मतलब एक नंबर का फट्टू है वो, और वो यहाँ पे ये बताता है कि दरअसल वो यहाँ पे कोई पार्टी वार्टी नहीं कर रहा था बल्कि वो एक एजुकेशनल कल्चरल एक्सचेंज के ऊपर आया हुआ था जहाँ पे वो अर्थ के ऊपर आके उसका कल्चर सीखने की कोशिश कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो यहीं से फ्रिगा बोलती है कि उसको दाल में कुछ काला लग रहा है और वो अपनी पार्टी दोबारा से खत्म करके थॉर से मिलने के लिए आ रही है। अब ये बात सुन के थॉर की हवाएं उड़ जाती हैं क्योंकि जब उसकी माँ एक बार यहाँ पे आ गई और उसने देख लिया कि थॉर ने मिडगार्ड का क्या हाल करा है तो वो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है। तो वहीं से हम देखते हैं कि थॉर बेसिकली यहाँ पे सारे के सारे लोगों के पास जाता है, खासकर लोकी के पास, और कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी सब कुछ ठीक करने के अंदर क्योंकि मेरी माँ यहाँ पे वापसी आ रही है और हमें ये सब कुछ साफ करना होगा। लेकिन लोकी बोलता है कि तुम तो बिल्कुल ओडिन की तरह साउंड कर रहे हो, साफ करना, ये करना, वो करना, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला हूँ, और वो वहां से चले जाता है। लेकिन अगले पल थॉर को गुस्सा आता है और वो आसमान में जाके अपनी लाइटनिंग चमकाता है जोर से और कहता है कि तुम सबको मेरी मदद करनी ही होगी। और इसी तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यॉन्डू हमें नजर आ रहा है, मैंटिस नजर आ रही है, हमें यहाँ पे ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर नजर आ रहा है, हमें बहुत ज्यादा अलग अलग कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं और वो सबको समझाता है कि किस तरह से हम उनको सब मिलकर साफ करना होगा क्योंकि उसकी माँ यहाँ पे आ रही है। और उसी तरह देखते हैं कि बेसिकली थॉर अपने सारे के सारे दोस्तों की मदद से यहाँ पे सब कुछ रिस्टोर करता है जो उन्होंने बिगाड़ दिया है। और जैसे उसकी माँ यहाँ पे पहुंचती है तो हम देखते हैं कि थॉर वो यहाँ पे बिल्कुल शरीफ चिकना बन के सारे के सारे अपने एसगार्डियन दोस्तों को और एलियंस को पढ़ा रहा होता है, जिसके अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ग्रैंड मास्टर, टोपेज, स्क्रल और सारे के सारे एसगार्डियन भी बैठ के इनके साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रिगा को अभी भी कुछ दाल में काला लग ही रहा होता है, लेकिन तभी कैप्टन मार्वल वहां से आती है और उसको एक आईपैड देती हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है जिसके जरिए वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सके। तो जब जाकर उसकी माँ को उस पर कुछ भरोसा हो जाता है, लेकिन जब वहाँ से थॉर जा ही रहा होता है, जब अपने हैमर को समन करता है तो अगले पल देखते हैं कि उसके हैमर के ऊपर अजीब और गरीब टैटूज, स्टिकर्स वगैरह और गंदगी लगी हुई होती है, जिसको देख के फ्रिगा समझ जाती है कि थॉर यहाँ पे पढ़ नहीं रहा था बल्कि कुछ और ही कर रहा था। अब इसी के बाद हम शिफ्ट होते हैं कुछ टाइम बाद जहाँ पे हम देखते हैं कि थॉर दोबारा से जो है जेन फॉस्टर से मिलने के लिए आता है और उसके लिए फूल लेकर आता है और बेसिकली यहाँ पे थॉर जो उसको अपने साथ एक डेट पे ऑफर करता है और हम देखते हैं कि तभी जेन फॉस्टर बोलती है कि तुम आज 8 बजे मुझे पिक करने के लिए आ जाना। लेकिन इसी के बाद जब हमारा यहाँ पे एपिसोड खत्म हो रहा होता है और वॉचर बता रहा था कि किस तरह से बॉलीवुड की मूवीज की तरह हमें यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग दिखने वाली है कि हर कोई शादी करने के बाद हैप्पीली आफ्टर रह रहा है, लेकिन अभी जो हमें ट्विस्ट मिलता है उसके बारे में वॉचर को भी नहीं पता, तो और अचानक वो भी चौंक जाता है क्योंकि हम तभी देखते हैं कि सामने से एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा अलग अलग अल्ट्रॉन्स जो यहाँ पे निकल कर आ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि जो उनका लीडर अल्ट्रॉन होता है जब हम उसको देखते हैं तो उसके पास बेसिकली सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स मौजूद हैं और जब अपना हेलमेट हटाता है तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर विजन की बॉडी मौजूद है, यानी कि ये वही अल्ट्रॉन है जिसको हमने व्हाट इफ के पोस्टर के ऊपर देखा था जिसके पास सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स मौजूद हैं और उसके पास विजन की बॉडी भी मौजूद है, यानी कि ये एक वो अल्ट्रॉन है जो कि कभी एमसीयू के अंदर अल्ट्रॉन बन सकता था अगर ये जो अल्ट्रॉन के अंदर उसको ना रोका जाता। अब इस पॉइंट पर आके हमारी यहाँ पे एंडिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से की गई है, मतलब ये एपिसोड जितना ज्यादा फनिंग था, जितना ज्यादा लाइट हार्टेड था, उसकी एंडिंग उतनी ही ज्यादा जो है डार्क की तरफ अब जा रही है। तो सबसे पहली बात ये वो टाइम है जिस वक्त अभी एवेंजर्स इनिशिएटिव शुरू ही नहीं हुआ था, मतलब थॉर अभी अर्थ के ऊपर आया और उसके सबके बाद ही जो एवेंजर्स का प्रोग्राम शुरू किया जाने वाला था और निक फ्यूरी इस वक्त जो है वो बेहोश पड़े में और ऐसा लग नहीं रहा कि अब एवेंजर्स की टीम बनने वाली है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो दरअसल अल्ट्रॉन जो है वो तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में जाके जब टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर बना रहे होते हैं, लेकिन अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये वाला अल्ट्रॉन जो है ये कहाँ से आया है, क्या ये अल्ट्रॉन फ्यूचर से पास्ट में ट्रैवल कर आया है क्योंकि इसके पास अब सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं और ये पास्ट में आके सारे के सारे सुपर हीरोज को एक एक करके मार रहा है, शायद यही इसके प्लान हो। लेकिन अब जो भी होगा हम इसको अगले एपिसोड में देखने वाले हैं। अब आखिर के जो हमारे 2 एपिसोड होने वाले हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड होने वाले हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक तरह का एंड क्रेडिट सीन था जिसका मतलब है कि हमारा अगला एपिसोड इसी के ऊपर बेस करने वाला है क्योंकि हमने ट्रेलर के जरिए देखा कि किस तरह से थॉर अल्ट्रॉन की आर्मी से मुकाबला कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि यही थॉर हमें अपने अगले एपिसोड के अंदर भी नजर आने वाला है और उसके बाद जो हमारा फिनाले एपिसोड होने वाला है वो भी इसी से कहीं कनेक्टेड होने वाला है। तो ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए वॉचर सारे के सारे हीरोज को एक जगह जमा करेगा वो थ्रेड कुछ और नहीं बल्कि अल्ट्रॉन ही है जिसके पास सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स और विजन की बॉडी भी मौजूद है। सो गाइस इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है और इसी के साथ मैं अपने ब्रेकडाउन को भी रैप अप करते हुए ये जरूर कहना चाहूंगा
कि आज का एपिसोड पिछले एपिसोड से कुछ ज़्यादा अलग था और मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड बहुत ही ज़्यादा डार्क हो रहे थे और एक ऐसी थीम पे चल रहे थे, लेकिन आज का जो एपिसोड था उसकी थीम बिल्कुल ही अलग थी और हमें आज कुछ नया देखने को मिला। और साथ ही साथ इसकी एंडिंग जिस तरह से की गई है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है और मैं अब अगले एपिसोड के लिए बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा है। साथ ही साथ अगर आप इस तरह की ऑसम वीडियो चैनल पर एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।